द्वादश के बच्चों का सांख्यिकी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम बहुलक निकालने की समूहन विधि के कुछ और इलस्ट्रेशंस समझेंगे और इन इलस्ट्रेशंस के माध्यम से हम टारगेट करेंगे उन क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में चैप्टर के आखिर में दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 5 में प्राप्तांक दिए गए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और उनकी बारंबारताएं हैं। इस सवाल में बहुलक का डिटर्मिनेशन निरीक्षण विधि से यानी कि इंस्पेक्शन मेथड से इसलिए नहीं किया जा सकता कि अधिकतम बारंबारता 9 है और वो 2 जगह दी गई है। तो सवाल यह है कि आप इसमें 12 को बहुलक माने या 14 को। तो इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं समूहन विधि द्वारा। सबसे पहले प्राप्तांक लिख लिया x और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको आप पहला कॉलम लिख लेते हैं। फिर बारंबारताओं के दो के जोड़े वाले 2 कॉलम हैं, सेकेंड और थर्ड कॉलम, और 3 के जोड़े के 3 कॉलम हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम। सबसे पहले कॉलम में अधिकतम बारंबारता वाले 2 पद हैं। अधिकतम बारंबारताओं को हम एनसर्किल करेंगे 9 और 9, इसके 2 पद हैं तो 2 हो गए, 12 और 14। फिर यहाँ जब 2 के जोड़े बनाएंगे तो 3 और 5 को मिला करके 8 आ जाएगा, 9 और 6 को मिला के 15 आ जाएगा, और इसी तरह से 9 और 3 को बारंबारता है उसको छोड़ चुके होते हैं। तो आप देखिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये बेसिकली ये 5 और 9 के सामने है, यानी कि 11 और 12 की बारंबारताएं 5 और 9, इनका योग हो गया 14। फिर 6 और 9 इनका योग हो गया 15, और नीचे 3 और 5 को मिला के 8 होगा। अब 3 के जोड़े, चौथा कॉलम, इसमें पहले 3 के जोड़ों में 10, 11 और 12 की बारंबारताएं क्रमशः 3, 5 और 9 का योग, 3, 5 और 9 का योग कितना होगा 17, और फिर 6, 9 और 3 का योग 18। फिफ्थ कॉलम जिसमें हम पहली बारंबारता छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में जो बारंबारता ली जाएगी वो 5, 9 और 6 को जोड़ करके आएगा कितना 20, और नीचे 9, 3 और 5 इनको मिला करके ये आएगा 17। जो छठा कॉलम होता है उसमें प्रारंभ की 2 बारंबारताएं छोड़ के 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो प्रारंभ की 2 बारंबारताएं अगर 3 और 5 को छोड़ दें तो 9, 6 और 9 इनको मिला के आएगा 24, और लास्ट में चूँकि 2 ही बारंबारताएं बची हैं और हम 3 के जोड़े बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 2 ऊपर छूट गए, 2 नीचे छूट गए। अब जो अधिकतम कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे यहाँ तो एक ही कॉम्बिनेशन है तो 24 को इनसर्किल कर लिया, यहाँ 20 को इनसर्किल कर लिया, 18 को और 15 को, जो हाईएस्ट हैं उन्हें इनसर्किल कर लिया। इसको हम करते क्या हैं, इसको चाहें तो हम ये टेबल बनाएं विश्लेषण सारणी जैसे बनी है, और चाहें तो हम क्या करें, यहीं पे मैंने कल भी बताया था, आप क्या करें यहीं पे टैली मार्क लगाएं। ठीक है, टैली मार्क, टैली मार्क, ओके। और टैली मार्क के बाद फिर आप इनका टोटल कर लें। ठीक है, तो देखिए टैली मार्क में आपको क्या करना है, जैसे पहले 9 और 9 ये किसकी हैं, तो ये 12 और 14 के सामने हैं, तो आप 12 और 14 के सामने एक एक टैली मार्क लगा लेंगे। अगर ये लाइनें खींची हुई हों तो आप लाइन या तो खींच लीजिए, लेकिन ये आप यहीं पे बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे लेफ़्ट साइड में बना रहा हूँ ताकि जो है ये थोड़ा सा इजी हो समझना, टैली मार्क वगैरह लगाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें 9, 12 के सामने दिया गया तो 1 मार्क यहाँ लगा लिया, फिर अगला है 14 के सामने तो 1 मार्क यहाँ लगा लिया, ओके। फिर उसके बाद में 15 जो है वो 12 और 13 के सामने है, तो हमने यहाँ 12 और 13 में एक एक मार्क लगा लिया। उसके बाद में ये जो 15 है, 13, 14 और ये है
ये है 13 और 14 के सामने, तो 13 और 14 के सामने एक एक मार्क लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में 18 है 13, 14 और 15 के सामने, तो 18, 13, 14 और 15 में लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको जो करना है वो क्या करना है, 20 को देखना है किस में है। तो 20 जो है ये बेसिकली 11, 12 और 13 को कवर करता है, तो 11, 12 और 13 को ले लिया, ठीक, ओके। और जो 24 है ये कवर करता है किसको, 12, 13 और 14 को, ठीक है ना। तो 12, 13 और 14 यानी कि 12, 13 और 14। तो अगर आप इसे जोड़ के देखें, अगर आप टोटल में लिखना शुरू करें यहाँ पे टोटल में, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, ये 4 हैं, ये 5 है, ये 4 है और ये 1 है। तो 5 जो अधिकतम डेंसिटी आई है वो 13 की आई है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं विश्लेषण सारणी भी ऐसे ही बनाई गई है कि जो क्रम हैं वो लिख लिए गए हैं। अधिकतम बारंबारता वाले पदों का मान, तो देखिए पहले जो बारंबारता वाला जो पद है पहले कॉलम में वो कौन सा है, 12 और 14, तो आपने 12 लिख लिया, 14 लिख लिया। दूसरे में जो अधिकतम है वो कौन सा है, 15, और ये किसके सामने है, ये है बेसिकली 12 और 13 के सामने, तो आपने 12 लिख दिया और 13 लिख दिया। तीसरे कॉलम में यहाँ पे ये जो 15 है ये अधिकतम है 13, 14 में, तो आपने यहाँ 13 लिख दिया और 14 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे 18 आपने देखा तो ये 13, 14 और 15 में है, तो आपने 13, 14 और 15 लिख दिया। ये जो 20 है ये 11, 12 और 13 में है, तो 11, 12, 13 लिख दिया। 24 जो है ये 12, 13 और 14 में है। अगर आपने जोड़ लिया तो 1, 4, 5, 4, 1, देखिए वही आया है 1, 4, 5, 4, 1, जो मैंने यहाँ इस तरह से किया। केवल 2 कॉलम बनते हैं, यहाँ आपको इतनी सारी पूरी सारणी बनानी पड़ती है। तो आप बेहतर है टैली मार्क लगाएं और टोटल कर लें। ये आप राइट साइड में ही करें जैसे मैंने यहाँ करा हुआ है, क्योंकि आपकी कॉपी में लाइनें खींची होंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पास में इनके करने के लिए लेफ़्ट में कर लिया है, आप इधर ऐसे ही बनाएंगे। तो ऐसा करके आपने क्या पाया कि 5 सबसे ज़्यादा किसका है, 13 का। तो विश्लेषण सारणी से स्पष्ट है जिसका मान 13 है, स्तंभों में सबसे अधिक बार बहुलक के रूप में वही आया है, तो बहुलक 13 माना जाएगा, ना कि इसमें। अब आप देखिए कि बहुलक 13 कैसे मान लिया गया। बहुलक 13 आपने समूहन विधि से निकाला तो 13 आया। अब आप देखें कि बहुलक 13 कैसे हो सकता है। ये इस तरह से हो सकता है बहुलक 13, क्योंकि डेंसिटी किसके आसपास ज़्यादा है। अगर आप इसको माने तो आप F1 और F2 के तौर पे अगर आप जोड़ के देखें तो कितना आएगा, 5 और 9 कितना होगा, 14, 14 और 6, 20। अगर आप इसको F1 माने तो आप इसको अगर आप F माने 14 के लिए तो ये F1 होगा और ये F2 होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 6, 9, 15 और 3, 18 ही होता है। लेकिन अगर आप 13 को आप माने और 13 को अगर आप F मान लें और इसको F1 मान लें और इसको F2 मान लें तो 9, 9, 18 और 6, 24। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो 13 की है ना। इसे बोलते हैं डेंसिटी मेथड। क्या बोलते हैं, डेंसिटी मेथड, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंस्ड 13 ही है और इसीलिए ये बहुलक हुआ। तो चाहे तो आप डेंसिटी मेथड से यानी कि घनत्व विधि से भी इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन घनत्व विधि से आपको अंदाज़ा अगर हो रहा है तो आप उसे समूहन विधि से चेक करते हैं और इसीलिए समूहन विधि आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 6 है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना। इसमें देखिए क्या है, 22, 24, 26, 27, 29, 31 और 34। कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ 2-2 का अंतराल है, यहाँ 1 का ही डिफरेंस रहा, यहाँ फिर 2 का डिफरेंस हो गया है, यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये सिर्फ x हैं और x किसी भी डिफरेंस के साथ हो सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में 3, 8, 11, 15, 6, 3, 2। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें
सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है और इस तरह से प्राप्तांक 27 होना चाहिए। और चूँकि इसमें समूहन विधि का प्रयोग इन्होंने करके दिखाया है, फिर भी मुझे लगता है कि उत्तर 27 ही आएगा ऐसा करने के बाद भी। तो ये देखिए 27 ही आया है। मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको समूहन विधि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप सीधे-सीधे, अगर इस सवाल में इन्होंने समूहन विधि लगाई है तो सिर्फ इसलिए कि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि समूहन विधि की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसमें साफ-साफ लिखेंगे, क्योंकि जो आपकी बारंबारताएँ हैं वह भी सिमेट्रिकल हैं। 3 के बाद 8 ज़्यादा है, फिर 11 ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा 15 है, फिर घटते हुए क्रम में है। तो ये सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेल शेप में फ्रीक्वेंसीज़ का होना। यहाँ कहीं 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 6 और 3 वगैरह ये सब बनती चली जाएंगी। तो ये बेल शेप में बाकायदा है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ही नहीं है कि समूहन विधि लगाई जाए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि अधिकतम बारंबारता 15 की है तो बहुलक पद 27 होगा। ये सब करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है अंक से कम। तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ऐसे करके 70 से कम ये है। तो इसको आपको सबसे पहले क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे ध्यान से समझ लीजिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब से कम या से अधिक के रूप में दिया गया होता है तो ये जो आगे विद्यार्थियों की संख्या वगैरह होती है, दरअसल ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान ये होती है कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही होती है, कभी घटती नहीं है। 5, 18, 39, 76, 107, 131 और 134। आपको इसे फ्रीक्वेंसी में तब्दील करना होता है। वो कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्लास बनाइए। तो पहले लिखा है अंक से कम, तो से कम यहाँ का मतलब होता है 10 से कम। तो 10 से कम क्या होगा, पहला क्लास बनेगा 0 से 10, हाँ या ना। पहला क्लास क्या बनेगा, 0 से 10। 10 से कम कहा तो 0 से 10 आपने पहला क्लास बनाया और इसके सामने जो बारंबारता लिखी, देखिए 10 से कम तो 0 ही हो सकता है। इसका मतलब 0 से 10 जो विद्यार्थी हैं जिनके अंक 0 से 10 रहे हैं उनकी संख्या है 5। यही बारंबारता में आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्लास इंटरवल है, ठीक। इसके बाद में 20 से कम विद्यार्थी कितने हैं, 18। अब 20 से कम का मतलब है कि इसमें 0 से 10 वाले भी शामिल होंगे। तो 0 से 10 कितने हैं, 5। अगर हम 20 से कम यानी कि 0 से 20, इसमें 18 दिए गए हैं, अगर हम इसमें से 0 से 10 वाले 5 घटा दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 10 से 20 वाला। तो 10 से 20 वाला कितना होगा, 18 माइनस 5। 18 में से 5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 13। इसी तरह से अगला कॉलम बनेगा 20 से 30 और इसमें 39 में से 18 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 39 में से 18। फिर 76 में से 39 घटा करके 37, 107 में से 76 घटा करके 31, 131 में से 7 घटा करके 24 और 134 में से 131 घटा के 3। ये फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। अब आपका क्लास, आपका जो सवाल है वो सामान्य क्लास इंटरवल और बारंबारताओं वाला हो गया है। इसे बनाने के बाद आप इसे सीधे सीधे ये देखेंगे कि इसमें अधिकतम बारंबारता कौन सी है, 37 है। तो अधिकतम बारंबारता 37 है और इनका पैटर्न भी बेल शेप है। 5, 13, 31, 37 के बाद यहाँ तक बढ़े हैं, फिर इसके बाद ये घटते चले गए हैं। तो ये बेल शेप है, सिमेट्रिकल है, इसमें कहीं कोई समूहन विधि की आवश्यकता नहीं। 37 को F मान लिया, उसके ठीक ऊपर की बारंबारता F1 और इसके ठीक नीचे की बारंबारता F2 मान लिया। इसके ठीक सामने 37 के जो क्लास है उसे बहुलक क्लास कहा जाएगा, तो इसकी छोटी सीमा L1 और बड़ी सीमा L2 कहलाएगी। फार्मूला बहुलक का होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू L2 माइनस L1। ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, बगैर फार्मूला याद किए सवाल नहीं होगा। फार्मूला फिर से दोहरा लीजिए, बोल के दोहरा लीजिए।
तो चलिए, आपने ये फार्मूला यहाँ पे जो लिखा है, इसी फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुटअप की हैं। और वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं। आपने लिखा है L1, तो L1 था कितना, 30, आपने 30 लिख लिया। F है, F की वैल्यू कितनी थी, 37। F1 की वैल्यू थी 21, तो वो 21 लिख ली। 2F का मतलब है 2 गुणे 37, और माइनस F1 यानी कि माइनस 21, माइनस F2 यानी कि 31, तो माइनस 31 इंटू L2 माइनस L1 अगर करेंगे तो 40 माइनस ये 10 कहाँ से आया, ये 40 माइनस 30 करने से आया है। तो आप चाहें डायरेक्टली 10 लिख लीजिए, चाहे तो 40 माइनस 30 लिख लीजिए पहली बार। 37 में से 31 घटाएंगे 16 आएगा, 10 तो यहाँ है ही ये मल्टीप्लिकेशन में, और 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आएगा। 21 और 31 दोनों माइनस के हैं, जुड़ करके माइनस के 52 हो जाएंगे। इसे आगे सॉल्व करना मुझे लगता है आप बच्चों को आता होगा सभी को। 160 आ गया, 16 गुणे 10, 74 में से 52 घटाने के बाद 22 आया। इसे इजी करेंगे, आप 2 से काट लीजिए, तो आपका ये हो गया 80/11, और 11 सतह 77, बचे 3, 11 दूनी 22, बचे 8, 80 हो गए, 11 सतह 77, और उसके बाद में 11 दूनी 22 फिर आएगा। दशमलव के 3 स्थान तक जरूर करना चाहिए। हाँ, जब आपने इसे जोड़ा तो ये 37.272 आएगा, जिसे आप फाइनली 37.27 लिख सकते हो। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक अवश्य करें। तो ये सवाल जब सतत श्रेणियाँ हों, सतत श्रेणी अगर नहीं है, इस रूप में दिया गया है, तो उसको आप सामान्य क्लास इंटरवल में तब्दील करते हो पहले, और फिर आप उनकी संचयी बारंबारताएँ जो दी गई हैं उनको आप सामान्य बारंबारताओं में तब्दील करते हो, और फिर आप देखते हो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, वही बहुलक आपका वर्ग होगा। उसके ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2, L1 L2 का निर्धारण करने के बाद ये एक फार्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना है और वैल्यूज़ को पुटअप करके आंसर निकाल लेना है। ये एक सामान्य सवाल है जिसमें इन्होंने आपको वर्गांतर दिए हुए हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सभी में 10 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारताएँ 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8, 3 ये भी सिमेट्रिकल लग रही हैं। पहले ये बढ़ रही है 21 के बाद फिर ये घटती चली गई है, मगर एक समस्या है कि 20 और 21 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 20 को मानते हैं सबसे हाईएस्ट और इसे आप बहुलक वर्ग मान लेते हैं, और अगर आप इसको 21 को अगर 20 को मानते हैं तो 50-60 मान लेते हैं, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें समूहन विधि लगानी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए डेंसिटी विधि लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे उसके लिए आप देखिए, अगर आप 21 को F मान लीजिए और F1 हो जाएगा 13, F2 हो जाएगा कितना 20, इसे अगर आप जोड़ें तो कितना आएगा 20 और 21 41, और ये 13 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 54। चलो बढ़िया, अब 54 हो गया ना। अब इसी की जगह अगर आप 20 को माने F तो 21 हो जाएगा F1, और F2 क्या हो जाएगा 15। अब आप ज़रा इन्हें जोड़ें, अब आपको ये 3 जोड़ने हैं 21, 20 और 15, तो आप पाएंगे कि इसका जो योग होगा वो हो जाएगा 56। तो आप देखिए कि जो कम वाला है 20 जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसे चेक करने के लिए ये डेंसिटी तो केवल सिंगल कॉलम पे हो रही है, लेकिन जो समूहन विधि है ना वो 6 कॉलम पे 6 बार चेक करती है इसे। अगर आप केवल पहला कॉलम बनाते हैं तो वो डेंसिटी मेथड है, लेकिन अगर आप जो है 6 कॉलम बना के चेक करते हैं तो वो समूहन मेथड है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने वही फार्मूला वही तरीका अपनाया है जो मैंने आपको अभी बताया था। आवृत्ति वाले वर्ग लगा करके यहाँ पे टैली मार्क लिखिए, टैली मार्क, और यहाँ पे लिखिए टोटल। ठीक है, ये लिखना होगा, और बस उसके बाद में आप वही कीजिए जो आपने अभी तक किया हुआ है। आपने यहाँ वर्गांतर लिखे, पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसीज लिख लिए 5, 9, 13, 21, 20, और इसमें इन्होंने 20 को जो कर रखा है 20 को
मैं आपको बता दूं, इसमें 20 को नहीं करेंगे, ये गलत कर दिया है गलती से। इसमें 21 को ही लेंगे, अधिकतम को ही लेते हैं, और जब टैली मार्क लगाएंगे तो 40 से 50 वाले कॉलम में लगाएंगे। ठीक है, पहले ओके। अभी ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कैसे होता है। मतलब ये 20 नहीं लिया गया है, 21 ही लिया जाएगा, जो हाईएस्ट होता है उसी को लिया जाता है। ये गलती से यहाँ 20 को इन्होंने इनसर्किल कर दिया है। उसके बाद में आप देख लीजिए, ये दो दो के जोड़े हैं तो 5 और 9 को मिला के 14, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया गया है ऐसे ही आपको हर सवाल को करना है। इसमें कम जगह लगती है, कम समय लगता है, कम एफर्ट्स लगते हैं। 5 और 9 को आपने ब्रैकेट में ऐसे ले लिया और यहाँ लिख दिया 14, 13 और 21 को ले लिया 34 लिख दिया, 20 और 15 को ले लिया 35 लिख दिया, 8 और 3 को मिला के 11 हो गया। ये 2 कॉलम बन चुके हैं। तीसरा कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी 5 को छोड़ देंगे तो 9 और 13 को लेंगे, इसके ठीक सामने ब्रैकेट लगा लीजिए तो 22, 21 और 20 को मिला के 41, 15 और 8 को मिला के 23, 3 अकेले बचा है, ये छूट जाएगा। 3 3 के जोड़े में आप सबसे पहले लेंगे 5, 9 और 13, तो ये हो जाएगा 27। फिर 21, 20 और 15 लेंगे, ये हो जाएगा 56। और 8 और 3 लेने से रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये केवल 2 ही बचे हैं। फिर 5वें के कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ करके 9, 13 और 21 को लेके 43, फिर 20, 15 और 8 को लेके फिर से 43, और छठे कॉलम में आप ऊपर के 2 छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 13, 21 और 20, ये हो जाएगा 54, और 15, 8 और 3 मिला के 26 हो जाएगा। जो ज़्यादा वाले हैं उन्हें करेंगे इन सर्किल, तो यहाँ 21 को ही करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 21 को करना है, 20 को नहीं। यहाँ 35 है, 41 है, 56 है, और ये दोनों 43 हैं, तो इन दोनों को इनसर्किल करेंगे और इनके ये जिन जिन पदों के सामने हैं उन वर्गांतरों के आगे टैली मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो टैली मार्क कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 54 है, चलो टैली मार्क लगाना देखते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप 21 लगा हुआ है, तो 21 के सामने एक टैली मार्क आप लगाएंगे। 21 किसके सामने है, 40 से 50 के सामने। तो आप यहाँ पे टैली मार्क जो लगाएंगे वो मैं आपको टैली मार्क लगा के यहीं बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ 40-50 के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे जो होगा यहाँ पे। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैंने टैली मार्क लगा दिया 40 से 50 के सामने। फिर यहाँ 35 है, 35 बताइए किसके सामने है, 50 से 60 और 60 से 70 के सामने। तो 50 से 60, 60 से 70 के सामने। ठीक, फिर 41 किसके सामने है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से, नहीं सॉरी, ये जो आपका है ये है 2 के जोड़े हैं, तो 40 से 50 और 50-60 के सामने 41 है, 40 से 50 और 50 से 60, तो 40 से 50 और 50 से 60। इसके बाद में 56 जो है ये है ऊपर के 3 छोड़ने के बाद 40 से 50, आप देख लीजिए ये लाइन है 56 की, तो 40 से 50 के सामने एक लगाइए, फिर 50 से 60 लगाइए, फिर 60 से 70 लगा लीजिए। अब 43 में ऊपर का एक छूट गया है, लेकिन ये बेसिकली 43 है, और फिर उसके नीचे वाले यानी कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इनका हो गया। फिर उसके बाद में 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हो गया लास्ट वाले का, इनका 3 का। ठीक है, इसमें 54 है, तो अगर आप 54 देखें ऊपर के ये 2 छूट गए थे, तो यहाँ से 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, तो 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, बस। तो अगर आप देखें ये उतना ही तो लगे हैं, 1, 2, 5, 5, 3 और 1, यानी कि इसमें इन्होंने 20 को नहीं 21 को माना है, मैंने 21 को मान के किया है ना, तो आए 1, 2, 5, 5, 3, 2। अब समूहन विधि के बावजूद आपने पाया कि ये 2 बराबर आ गए। अब आपके सामने ये हो गया कि ये 21 का भी 5 है, यानी कि 40 से 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी 21 थी इसका भी 5 है, और 50 से 60 जो है इसका भी 5 ही है। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में
उपरोक्त सारणी से 40 से 50 और 50 से 60 दोनों ही वर्गों में अधिकतम आवृत्ति 5-5 आती है। तो हम घनत्व मेथड लगा लेंगे। घनत्व मेथड वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, डेंसिटी मेथड। आपने 40 से 50 में इसको F माना है, ये F1 है, ये F2 है, इनको जोड़ा 54 आया। यहाँ पर ये F है, ये F1 है और ये F2 है, इनको मिला 56 आया। तो इस तरह से आपने 56 घनत्व ज़्यादा है 50 से 60 का, तो आपने बहुलक वर्ग 50 से 60 को मान लिया है। इसकी आवृत्ति 20 है और इसमें आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपका जो उत्तर आया वो 47.5 आया। अब सवाल ये है कि 50 से 60 आपने वर्ग लिया था और उत्तर आ रहा है 47.5, जो कि इस वर्ग में ही नहीं आता है। 50 से 60 में क्या कहीं 47.5 आता है? नहीं आता है। अच्छा, ये कैसे आया? ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जैसे यहाँ ये दिया गया है। मुझे लगता है ये सब आप कर पाएंगे। अभी मैं बता चुका हूँ इसकी पूरी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया पूछ लीजिएगा। तो ये 47.5 अगर आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे कि 47.5 बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग 50 से 60 की सीमाओं के अंतर्गत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सूत्र यानी कि अल्टरनेट मेथड को अप्लाई करेंगे। और अल्टरनेट मेथड कौन सा होगा? L2 प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2। इसमें F1 मतलब F जो होता है, जो 20 और 21 इनमें से कन्फ्यूजन था, उनको गायब ही कर दिया। बचा क्या? F2 अपॉन F1 प्लस F2 और L2 माइनस L1 वही है। तो L1 वही है, L2 माइनस L1 वही है। बस यहाँ पे जहाँ वहाँ F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 F2 हुआ करता था, तो यहाँ F जो था उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है। और जब इस फार्मूले को यहाँ इन्होंने लगाया तो 50 से 60 बहुलक वर्ग में L1 प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2 करके किया तो आपका जो उत्तर आया है वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद वो हो गया है 54.164, जो कि आपके वर्ग में आता है। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक सवाल अच्छा सा सवाल है जिसमें आपने सबसे पहले ये देखा कि दो फ्रीक्वेंसीज़ जो लगभग छोटी बड़ी हैं लेकिन एक का ही डिफरेंस है। तो आपको डाउट हुआ कि हो सकता है कि इसमें समूहन विधि लगानी पड़े क्योंकि आसपास की इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने यही किया, समूहन विधि लगाई। लेकिन समूहन विधि में दिक्कत ये हुई कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पे वो 5-5 यानी कि दोनों वर्गों की बराबर आ गई, 40 से 50 और 50 से 60 की। तो आपने क्या करा? घनत्व मेथड लगाया। घनत्व परीक्षण विधि लगाने पर भी आपने जब पा लिया कि 40 से 50 की कम है घनत्व, 50 से 60 की ज़्यादा है, तो आपने बहुलक वर्ग 50 से 60 माना, इसकी आवृत्ति 20 को F माना। और इस तरह से आपने इसमें क्या करा कि यही फार्मूला लगाया जो आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले को लगाने के बाद आपका जो उत्तर आया वो 47.5 आया, जो कि बहुलक वर्ग 50 से 60 की सीमाओं के बाहर है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपने क्या करा? वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया। जब वैकल्पिक सूत्र लगाया जिसमें L1 प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2 ये केवल चेंज है, बाकी इधर का और ये पद दोनों सेम हैं, तो आपका उत्तर आ गया 54.164 और यही सही उत्तर है। ठीक है। आय चित्र द्वारा बहुलक का अगर निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे, यानी ग्राफ पेपर पे अगर ये जानना हो तो चलिए ये बहुत आसान है। आप में से सारे बच्चों को बारंबारता बहुलक जो क्या बोलते हैं उसको, अरे बारंबारता बंटन जब दिया गया होता है तो हेक्टोग्राम, जैसे अंग्रेज़ी में हेक्टोग्राम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं आयत चित्र। जी हाँ। अगर आपको आयत चित्र बनाना आता है तो वर्ग और बारंबारताएं दी गई होती हैं, आयत चित्र आप बना लेते हैं। जब आप आयत चित्र बना चुके होते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि जो हाईएस्ट वाला आपका बार यहाँ बनता है, इसे बार डायग्राम बोलते हैं। ये जो बार डायग्राम है इसे हेक्टोग्राम भी बोला जाता है। ये जो सबसे हाईएस्ट वाला है, आपको क्या करना है, इस हाईएस्ट वाले का जो इधर वाला पीक है, इसको जहाँ से ये सेकेंड वाला जो बार है, ये जहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से
इस ये पॉइंट को आपको क्या करना है, अगर आप इन्हें ए और बी मान लिया जाए, ये पॉइंट्स इंटरेक्शन पॉइंट्स को, तो इनको आपको स्केल से मिलाना है। और सिमिलरली अगर आप इसे सी और डी मान लें, तो आपको ये जो इधर वाला जहाँ से ये बार इसको जोड़ रहा है, यहाँ से इस वाले शीर्ष को मिलाना है। और ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ए बी और सी डी, यहाँ से आपको एक यहाँ पे लंब डालना है परपेंडिकुलर, और ये जहाँ नीचे जा कर के कट करेगा वही वैल्यू आपकी इधर से माप लीजिए। ये 40 पॉइंट कुछ, यही आपकी बहुलक वैल्यू होगी। और देखा जाए तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, चित्र के द्वारा बहुलक का निर्धारण आपको करना है उदाहरण नंबर 9 में। और ये इन्होंने किया नहीं है बेसिकली, बस खाली आपको वैल्यूज़ दे दी हैं, आपको इसे उदाहरण नंबर 9 को आज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है, जैसे चाहें वैसे ज्ञात कीजिए, कोई वो नहीं है, नियम नहीं है कि कैसे करना है। तो बड़ा आसान है। देखिए 10 यहाँ नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा है, तो और आप कोई दिमाग ना लगाइए, 10 को F मान लीजिए, 7 को F1 मान लीजिए और 8 को F2 मान लीजिए और सीधे सीधे वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। उत्तर आपका 31 आ गया है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया है। आज सारे बच्चों को जो 5C ये दी गई है, इसमें आपको इनके प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुलक से जो थ्योरी आ सकती है, थ्योरी का प्रश्न आ सकता है, वो कौन सा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले पूछ लिया जाता है बहुलक का सूत्र। तो 2 सूत्र हैं, उसमें वैकल्पिक सूत्र करके भी पूछ लिया जाता है। तो आपको एक तो ये 2 सूत्र पता होने चाहिए। दूसरा, बहुलक किसे कहते हैं, इसके गुण दोष और उपयोगिता बताइए, ये कल मैं आपको करवा चुका हूँ। बहुलक के सूत्र लिख लीजिए। और माध्य, मध्यिका तथा बहुलक की परिभाषा नहीं, लेकिन माध्य, मध्यिका तथा बहुलक का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। जब ये कहा जाएगा तो आप उसमें फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, यानी कि z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यही इनका अंतर संबंध है। इसको थोड़ा बहुत भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए कि बहुलक और मध्यिका के मध्य, मध्यिका और समांतर माध्य के मध्य यह संबंध है कि बहुलक का निर्धारण अगर मध्यिका और समांतर माध्य दिए गए हों तो भी किया जा सकता है। 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य करने पर ये निकल के आ जाता है। और सामान्यतया समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर मध्यिका होती है और फिर जो है बहुलक होता है। ये सामान्य जो आपके जिसे बोलते हैं ना कि जो सामान्य श्रेणियाँ होती हैं, हालांकि ये अभी आपके लिए थोड़ी नई बात है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो होती है, जब स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तब समांतर माध्य सबसे बड़ा, फिर मध्यिका और फिर बहुलक आता है। और जब स्क्यूनेस यानी विषमता, आगे चैप्टर है आपका, जब विषमता नकारात्मक होती है तो इसका उल्टा होता चला जाता है। समांतर माध्य जो होता है मतलब जो आपका बहुलक है वो सबसे समांतर माध्य सबसे छोटा हो जाता है, फिर मध्यिका आती है, फिर सबसे बड़ा जो है वो हो जाता है मोड हो जाता है। ये कब होगा जब नकारात्मक विषमता हो। तो ये संबंध इनके होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जो मैंने आपको बोला है इसी को आपको लिखना होगा। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझने हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, 33 प्रश्न हैं, सबके सब करने हैं। अभी आज ही नहीं करने हैं, लेकिन आपको जो ये प्रश्न करने हैं आज से लेके कल तक, परसों तक करने हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और उसके बाद आपको मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे भी मिलेगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, हम अगले टर्न पे, अच्छा कल का जो रहेगा हमारा, कल जो है इसकी लाइव क्लास चलेगी गूगल मीट पे, जिसमें आप इनमें से जो भी प्रश्न 33वां प्रश्न का आप पूरा जो है अवलोकन कर चुके होंगे। जिस भी प्रश्न में आप अटकेंगे वो आप पूछेंगे। जैसे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में हम बहुलक निकालने का जो सामान्य तरीका है वो अप्लाई करेंगे, और उसमें यहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है यहाँ पर इसे x मान के करेंगे, और सामान्य रूप से करिएगा। अलजेब्रा जिन्हें अच्छा लगता है उन्हें ये सवाल भी अच्छा लगेगा, तो ट्राई करेंगे। जो सवाल पे आप अटकेंगे वो पूछेंगे। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं।